नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो आपका प्रदूषण टॉपिक चल रहा है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसी में आपका और भी जो पॉइंट अच्छे लगे हमें कि और भी वायु प्रदूषक या जल प्रदूषण के क्या कारण है, यानी ऑल ओवर कितने प्रदूषक की वजह से जो है हमारा वायुमंडल, हमारा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपकी हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे अलग आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और मैं अभी आपको बता दूं, ये मेरा पार्ट 2 है। अभी इसी में पार्ट 3 भी आ सकता है, पार्ट 4 भी आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या क्या अधिनियम बनाए गए हैं प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, प्लस क्या क्या आंदोलन चलाए गए हैं इसमें, ये सारी चीज़ों पर हम इसी पार्ट में चर्चा करेंगे। तो इन जो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके ले आ रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो इसको पूरा ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, फिर आपके टॉपिक कभी एग्जाम में इससे संबंधित गलत नहीं होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा है ये, देखिए, पर्यावरण प्रदूषक के प्रकार। इसके पहले मैंने पर्यावरण पढ़ा दिया है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, पर्यावरण और उसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने वायु प्रदूषण पर चर्चा भी कर चुकी हूँ। आज मैं और भी जो प्रदूषक और किसी कारण से हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित हो रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, वायु प्रदूषक के कई प्रकार हैं, प्रदूषक के कई प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, अवस्था के आधार पर, स्वरूप के आधार पर और निस्तारण के आधार पर। अब देखिए, यहाँ पर है कि उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? प्राकृतिक स्रोत और मानवजनित स्रोत। यानी प्राकृतिक स्रोत से भी प्रदूषण होता है। क्या क्या है? जब वनों में आग लग जाती है, वन आग मतलब जब वनों में आग लग जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वहां से उत्पन्न होती है, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। और CO2 की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और जब ज्वालामुखी फटता है तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे एक पॉइंट, एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्लीज इसको आप जरूर से जरूर नोट डाउन करिएगा। एक ही वीडियो में आप सारे प्रदूषक आपको मिल जाएंगे और किससे क्या उत्पन्न हो रहा है ये भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की उत्पत्ति होती है। पदार्थों के, जब कोई पदार्थ सड़ने लगता है, जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ जो सड़ते हैं, जैसे पत्तियों का सड़ना, फल सब्जियों का सड़ना, तो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं पदार्थों के सड़ने से। अब आता है हमारा मानवजनित। मानवजनित में क्या है? गैस, जो मिनरल गैस जो है, जैसे जैसे जो प्रकार के जो यातायात के वाहन हैं, वहां से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, CO2, CO, तो सल्फर डाइऑक्साइड की गैसों की मात्रा बढ़ जाती है और इससे गैस निकलते हैं जो हमारे वातावरण को दूषित कर देते हैं। धुआं निकलता है, लकड़ी, कोयला, इन सब के जलने से, देखिए, लकड़ी के जलने से, कोयले के जलने से, और तो इससे क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल है वो दूषित होता है और वायुमंडल में ये गैसें जो है मिल जाती हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं तो हमारे लिए वो नुकसानदेह होते हैं। तो ये चीजें हो गई प्राकृतिक और मानव जनित उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट आते हैं अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर 3 होते हैं, तरल रूप में, गैसीय रूप में और कणकीय रूप में। अवस्था के रूप में 3 होते हैं, तरल, गैसीय और कणकीय। तरल रूप में देखिए अमोनिया पाया जाता है, यूरिया, नाइट्रेट और आयल सिलिक्स। आयल सिलिक्स क्या होता है कि जब जैसे कि जो बहुत से जो शिप होते हैं जो पानी में चलते हैं, उनसे क्या होता है कि कभी कभी जो लोड लेकर के जाता है और वहां पर टैंकर जो है फट जाता है या किसी कारण से उसका तेल पूरे उसमें समुद्र में फैल जाता है, जिसकी वजह से जो है वहां पर प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है और वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इसके साथ साथ जो जीव जंतु उस पानी में रह रहे हैं वो मर जाते हैं और उनके लिए वायुमंडल पूरा पानी का दूषित हो जाता है। तो ये हमारा होता है लिक्विड फॉर्म में होते हैं। गैसीय रूप में देखिए, गैसीय रूप में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती है, तत्व जो ठंडा करने का काम करती हैं, जो भी चीज है, चाहे AC है, कूलर है और आपका रेफ्रिजरेटर है, ये जो कंडीशनर है, जितने सोप्स हैं, पाउडर्स हैं, जितने भी कोल्ड करने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ न कुछ मात्रा में CFC अधिक होता है। CFC की मात्रा होती है, लेकिन फ्रिज से जो निकलने वाला फ्रियान गैस होता है वो भी नुकसानदेह होता है और उससे जो निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, जो हमारे ओजोन परत को पतला करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की जो किरणें आती हैं हमारे शरीर पे पड़ती हैं वो बहुत ही तीक्ष्ण होती हैं, जो त्वचा कैंसर, आंखों संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे याद रखना, क्लोरोफ्लोरो ठंडी चीज़ों से निकलने वाला ये गैस होता है जो बहुत ही नुकसानदेह, जो ओजोन परत को पतला करने का काम करता है। CH4 मेथन गैस होती है। देखिए मेथन गैस जो विभिन्न प्रकार के जैसे जो अनाज उत्पन्न होते हैं खेतों में जला दिए जाते हैं, वहाँ से CH4 की मात्रा उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ जो गाय भैंस पशु होते हैं, जब पशु अपना मुंह चलाते हैं, जिसको हम पागुर कहते हैं, करते हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ से भी CH4 की मात्रा उत्पन्न होती है, और जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से भी CH4 की मात्रा उत्पन्न होती है। ये भी आप याद रखना कहाँ से CH4 निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए जीवाश्म में जो जीवाश्म होते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और जो ईंधन होते हैं, जीवाश्म का मतलब जो बहुत दबते दबते जो चीजें होती हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप में हो, आर्टिफिशियल हो, दबते दबते जमीन में नीचे धस जाते हैं, और वो धीरे धीरे एक जीवाश्म के रूप में, जीव के अस्म के रूप में वो हो जाते हैं। जीव जंतु के मरने से, पेड़ पौधों के मरने से, पेड़ पौधों के दब जाने से, सड़ जाने से, तो ये जीवाश्म बन जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है उसमें, और ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा उत्पन्न होती है। इसी को दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो ये चीजें हो गई गैसीय रूप में। कणकीय रूप में क्या होता है? एरोसेल। एरोसेल क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में ठोस एवं तरल रूप में, ये हमारे वायुमंडल में ठोस एवं तरल रूप में लटके हुए फॉर्म में रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो एरोसेल क्या होता है? ये वायुमंडल में लटके हुए फॉर्म में रहते हैं, ठोस या तरल रूप में, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, और ये वायुमंडल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। इसी को हम एरोसोल कहते हैं। ये बिजली, घर, वाहन, यानी बिजली जहाँ बनती है और घर से भी निकलता है, वहां से भी निकलता है, प्रकार के ईंधन से भी निकलता है। छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, इसी को हम जो वायुमंडल में लटके होते हैं, इसी को ही एरोसेल कहते हैं। अब फ्लाई ऐश, और फ्लाई ऐश भी देखिए, जो कोयला जहाँ पर कोयले से भट्टियां चलती हैं, फैक्ट्री चलती हैं, वहां से फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। स्मोक क्या होता है? जब कोहरा पड़ता है, और कोहरा तो वैसे फायदेमंद होता है, लेकिन जब उसमें हमारे वायुमंडल की जो अशुद्धियां होती हैं वो आकर के उसमें मिल जाती हैं, तो क्या होती है, वो फॉग की जगह स्मोक बन जाता है, जो फसलों के लिए, मानव के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसी को स्मोक कहते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब आता है प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। अब देखिए स्वरूप के आधार पर दो प्रकार की हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं? ऐसा स्रोत जिसमें जैसे जो चीज जल रही है उससे, यानी किसी भी चीज से जलने से, कोई चीज चलने से, तो जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट, जैसे कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे पेड़ पौधे हुए उनसे CO2 निकलता है, या जो हमारे वाहन चल रहे हैं उनसे CO2 गैस की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो गाड़ी के चलने से कौन से उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है। तो ये हमारा प्राथमिक स्रोत हुआ। अब उसके बाद प्राथमिक स्रोत से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो ये भी आप जानते रहिए, प्राथमिक और द्वितीयक। जैसे DDT, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या होते हैं? ये प्राथमिक स्रोत में आते हैं। जो चीजों से ये डायरेक्ट प्राथमिक स्रोत से उत्पन्न होते हैं, जैसे मैंने आपको गाड़ियों के चलने से धुआं, और फैक्ट्रियों में जो फैक्ट्रियों में चीजें, भट्टियां चलती हैं, तो उससे जो गैसें उत्पन्न होती हैं हमारे प्राथमिक है। उसकी जो ये प्राथमिक स्रोत से जो नई चीज और उत्पन्न होती है वो द्वितीयक स्रोत होती है। जैसे हमारा ओजोन होता है। अब जैसे जब पानी अम्ल वर्षा जिसको बोलते हैं, तो अम्ल वर्षा पानी में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। जब यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन के कण इसमें और मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? O3 बन जाते हैं। तो ये एक तरीके से ये ओजोन गैस का सूत्र होता है O3, और ये फिर मिल करके वायुमंडल में अम्लीय वर्षा करते हैं, जो बिल्डिंग के लिए, भवन के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो पैरा एसिटिल नाइट्रेट जो होते हैं, और ओजोन, अमोनिया, ये क्या होते हैं? द्वितीयक स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीयक स्रोत होते हैं। पैरा एसिटिल नाइट्रेट होते हैं, ओजोन होते हैं, अमोनिया होते हैं। ये जो प्राथमिक स्रोत से उत्पन्न होते हैं उन्हें ही द्वितीयक स्रोत कहते हैं। अब आता है हमारा लास्ट निस्तारण के रूप में। निस्तारण के रूप में दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जिसको हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। ये क्या होता है
ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको पुनः रिसाइकलिंग की जा सकती है, जिनको पुनः कुछ नई चीजें बनाई जा सकती हैं, इनको फिर से रिसाइकलिंग कर दिया जाता है। जैसे घरेलू कचरा हुआ, मलमूत्र हुआ, सीवेज हुआ, ये क्या होते हैं, ये जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल, जिसको सड़ाया जा सकता है, इसी को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको अनिम्नीकरण कहते हैं, ये इनका पुनः रिसाइकलिंग नहीं किया सकता है, ये पुनः वायुमंडल में नुकसान, मतलब कि वायुमंडल में पुनः कह सकते हैं इनकी पुनः चक्रीकरण नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक पुनः इनका अगर इसको दबा दिया जाए धीरे धीरे, ये क्या होते हैं, ये जमीन को बंजर बना देने का काम करते हैं। और भारी धातुएं होती हैं, गलती नहीं है, सीसा, डीडीटी, ये क्या होते हैं, अनिम्नीकरण में आते हैं। तो याद रखना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इससे केवल एग्जाम्पल पूछ लेता है बायोनिम्नीकरण में क्या आता है और नॉन बायोनिम्नीकरण में क्या आता है। अब आता है हमारा, उस दिन मैंने क्या पढ़ाया था कि वायु प्रदूषण किससे किससे फैलते हैं और उसकी क्या उपाय हैं, ये सारी चीजों पर मैंने चर्चा किया था। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय मैंने वहां पर नहीं बताया था, थोड़ा कुछ हिंट दे दिया था। तो देखिए वायु प्रदूषण में कैसे नियंत्रण किया जाए, तो ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाए, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाए। इसके वैकल्पिक साधन में जैसे बायोमास आता है, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इसको बोलते हैं पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, बायोमास, ये इनका उपयोग किया जाए, जिससे जो है ऊर्जा, जो वायु प्रदूषण ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन पर नियंत्रण किया जा सके। और इसके साथ साथ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाए। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, क्या है, फुल फॉर्म याद कर लेना, ULSD, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, इनका प्रयोग किया जाए जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनमें। तो अल्ट्रा लो सल्फर डीजल का प्रयोग किया जाए। सीएनजी यानी जो पेट्रोल जहां पर डालते हैं वहां पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाए। अब है NAQI यानी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से 2014 में इसको लागू किया गया था। इसमें क्या है, एक सेकंड, देखिए नेक्स्ट इसमें है यहाँ पर जो NAQI मैंने बता दिया आपको, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसमें देखिए 6 रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें अच्छा है, संवेदनशील है, इसको अलर्ट रहने की जरूरत है, कितना नुकसानदायक है, इसके लिए 6 रंग का प्रयोग किया गया है। और इसमें नंबर डिजिट किया गया है कि हमें कितना ध्यान रखना है, कितना सावधानी बरतना है, इसके लिए ये बनाया गया है। जैसे 50 से 100 और 0 से 50, 50 से 100, 100 से 200, ऐसे यहाँ पर 500 तक इसका लेवल बनाया गया है। तो ये हो गया। अब एक चीज और है आपका सफर। सफर क्या है, ये महाराष्ट्र में एक ऐप बनाया गया है 2015 में, सफर इसका नाम है, जिसमें इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम, क्या है, सिस्टम एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सिस्टम एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है, जो महाराष्ट्र में 2015 में लाया गया था। और यह वायु की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, इसकी वायु की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ये ऐप बनाया गया है, जिसका नाम है सफर। तो ये चीजें हो गई हमारी वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। अब नेक्स्ट आते हैं हम जल प्रदूषण पे। जल प्रदूषण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण जिसमें औद्योगिक प्रदूषक आते हैं। देखिए जल एक यौगिक है, जल का सूत्र H2O है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा जल बना होता है। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, वो शुद्ध होगा। अब आता है हमारा जिसमें नाइट्रेट की मात्रा मिली होती है, ऐसे जो होते हैं वो अशुद्ध होते हैं, ये भी अशुद्ध जल होते हैं, ये भी आप जानते रहिए। अब देखिए इसमें औद्योगिक प्रदूषक यानी जो औद्योगिक कचरे होते हैं, जो डायरेक्ट नदियों में बहा दिए जाते हैं, तालाबों में बहा दिए जाते हैं, इसमें क्लोराइड की मात्रा, सल्फाइड की मात्रा, कार्बोनेट की मात्रा मिला होता है। इसके साथ साथ इसमें काफ़ी जो धातुएं होती हैं जो गलती नहीं है, ये भी मिली होती हैं, जैसे पारा, सीसा और जस्ता, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं।
तो ये हो गए हमारे औद्योगिक रूप में। अब आता है कृषि जात के लिए, यानी कृषि में प्रयोग किए जाते हैं कवक को मारने के लिए कवकनाशी, जीवाणुनाशी, कीटाणुनाशक, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे इन्वायरमेंट को, ये हमारे जल, यदि जल में वो मिलते हैं तो वो भी क्या होते हैं, प्रदूषित कर देते हैं जल को, और उससे जो अनाज उत्पन्न होता है वो भी प्रदूषित ही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है नगरीय प्रदूषण, यानी नगरों में क्या क्या प्रदूषण होता है। सीवेज क्या होता है कि जो मल होते हैं, इन मल का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया जाता है, इनको डायरेक्ट नदियों में ही जोड़ दिया जाता है। बिना ट्रीटमेंट किए मल को डायरेक्ट नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे वो जल होता है बहुत ही ज़्यादा दूषित हो जाता है। वो तो जानवरों के रहने लायक नहीं होता है। जो उसमें जीव जंतु रहते हैं जीवों में, नदियों में, तालाबों में, वहाँ उनके लिए भी पीने योग्य, उनके लिए भी जीने योग्य नहीं होता है। इतना ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है बिना ट्रीटमेंट किए सीवेज का। मृत जानवर उसमें फेंक दिए जाते हैं। मनुष्य के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, उसमें नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा उत्पन्न होती है। क्या है? नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा उत्पन्न होती है। अब देखिए प्राकृतिक रूप में भी राख, ज्वालामुखी, धूल गर्द भी उसमें मिलते रहते हैं जल में। तो इतने कारण हैं जिसकी वजह से जल हमारा प्रदूषित होता है। औद्योगिक कारण, कृषि के कारण, नगरीय प्रदूषक रूप में, प्राकृतिक रूप में ये प्रदूषक होते हैं। अब आता है हमारा इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। इनको आप एकदम नोट डाउन करके अच्छे से लिख लीजिएगा। वैसे इसमें एक लाइन महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिएगा, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए यहाँ पर संक्रामक रोग जल से, क्योंकि देखिए आप जानते होंगे जल से संक्रामक रोग होते हैं। जल का सेवन करने से संक्रामक बीमारी ज़्यादा हो जाती है। इसमें हैजा, तपेदिक, जिसको टीबी बोलते हैं, पीलिया और अतिसार, पेचिस, टाइफाइड, ज्वर, ये प्रकार की बीमारियाँ जल से हो जाती हैं, दूषित जल से। एस्बेस्टस क्या होता है, इससे फेफड़े का कैंसर होता है। ये भी हमारे जल में घुलित अवस्था में होती हैं। जिनको लगातार व्यक्ति इसका सेवन करता है तो वो फेफड़े का कैंसर उसको हो जाता है। नेक्स्ट हमारा नाइट्रेट है। नाइट्रेट की अधिकता होने से जल में क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी जो बच्चा होता है वो नीला पड़ जाता है। ब्लू बेबी, इसको सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम से इटाई नामक रोग हो जाता है। फ्लोराइड से जो है फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां और दांतें कमजोर हो जाते हैं। जो हड्डियां होती हैं वो झुक जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है व्यक्ति के कुबड़ भी निकल आता है। इस फ्लोरोसिस की जितनी ज़्यादा अधिकता होगी उतनी। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट हो जाता है, और सीसा की अधिकता से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। देखिए इतने कारण आपके, इतने रोग जो है किससे हो रहे हैं, दूषित जल से हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर नियंत्रण के उपाय पे चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नियंत्रण के उपाय है, नियंत्रण क्या क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर है नियंत्रण में 1974 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लाया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लाया गया कब, 1974 में, जिससे जल के लिए, शुद्ध जल के लिए एक नियम कानून बनाए गए, जिसकी वजह से शुद्ध जल सबको प्राप्त हो सके, मिल सके, उस पर ध्यान दिया गया। और देखिए यहाँ पर नियम लाया गया कि वाहित मल का शुद्धिकरण पहले किया जाए, उसका ट्रीटमेंट करके तब उसको नदियों में उस जल को प्रवाहित किया जाए, डायरेक्ट मल को ना प्रवाहित किया जाए। कूड़ों के लिए कंपोस्ट गड्ढों का प्रयोग किया जाए, यानी जो कूड़ा फेंकते हैं नदियों में वहाँ पर ना फेंका जाए, बल्कि उसकी कंपोस्टिंग, यानी एक गड्ढा बना करके उस गड्ढे में पाटते जाएं, जिससे वो जो कूड़े हैं वो जो है नदियों में या जल में ना प्रवाहित किया जाए। अब है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण अधिनियम। देखिए CGA याद कर लेना, फुल फॉर्म CGA यानी सेंट्रल गंगा प्राधिकरण बोलते हैं, अलायंसेस बोलते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर 1985 में आया था केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, यानी गंगा को शुद्ध करने के लिए गंगा के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनसे मोटिवेट करके, जागरूक करके, और गंगा में वाहित मल, अन्य डेड बॉडी, अन्य जो चीज़ें व्यर्थ के रूप में फेंक दी जाते हैं, उस पर काफ़ी कंट्रोल किया गया है। आज इसका नाम क्या हुआ है, चेंज कर दिया गया है, NRC यानी नेशनल रिवर जो है कंजर्वेशन अलायंसेस, यानी प्राधिकरण बोलते हैं इसको। तो ये इसका नाम रख दिया गया है। और जो जल होता है, जल जो हमारे लिए पीने योग्य होता है, जो उदासीन जल होता है, जिसका pH मान 7 हो, वो हमारे लिए पीने योग्य होता है। जब उससे 7 से कम होगा
तो वो जल क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से अधिक होगा तो वो जल क्या होगा, क्षारीय होगा। दोनों ही अवस्था में हमें पीने योग्य जल नहीं रह जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारी वीडियो, जिसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे संबंधित मैं क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के जरूर से आऊँगी। ये हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और इसको यदि इसमें कुछ पूछना होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपके लिए इसमें आंदोलन लेकर के आऊँगी। अभी अधिनियम और आपका बच्चा वो भी लेकर के आऊँगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 लेकर।